राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए साथियों, आज का सेशन हमारा संबंधित है मानवाधिकार के बारे में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि यूपी पुलिस से संबंधित 21 टॉपिक है। उन 21 टॉपिक में से हम पहला टॉपिक यहाँ पर जो पढ़ेंगे मानवाधिकार पढ़ेंगे। हमने मानवाधिकार टॉपिक उठाने का मुख्यतः कारण क्या है, तो उसका कारण बनता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस और अगर हम वनडे एग्जाम से अलग हटकर चले तो आपका पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इसमें भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। यानी कि जो मानवाधिकार टॉपिक है कहीं ना कहीं से सभी प्रकार के एग्जामों में ये किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे और हम पढ़ेंगे आज के अपने इस टॉपिक में मानवाधिकार। और अगर हम अभी बात करें तो अभी आपका एग्जाम जो सबसे पहले कराया जाएगा वो होगा यूपी कांस्टेबल का, उसके बाद में आपका सीजीएल होगा। तो यूपी कांस्टेबल से अगर मानवाधिकार की बात करें या हमने जो कल टॉपिक आपको बताए थे वे 21 टॉपिक में से कम जो पिछले प्रीवियस ईयर है उनमें 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं। और ये वे टॉपिक है जो किसी भी सेशन में या कोई भी यूट्यूब चैनल पर चर्चा नहीं करता या नहीं पढ़ाए जाते। तो हम यहाँ पर इन टॉपिकों को लेंगे और इन 21 टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करेंगे आज का टॉपिक मानवाधिकार। तो सबसे पहली बात तो होती है मानवाधिकार। ये मानवाधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार ये आए, कहाँ से आए, कैसे इनका उद्भव हुआ, क्या इनकी जरूरत थी, क्यों इनको बनाया गया या क्यों हमें ये दिए गए। तो सबसे पहले तो देखिए जो मानवाधिकार होते हैं अगर हम इनका संधि विच्छेद करें तो ये मिलकर बना है मानव प्लस अधिकार। और यहीं से क्वेश्चन बनता है अधिकार। मानव तो सभी जानते हैं मानव क्या होता है, जो मनुष्य है वो सब आप तो ज्ञात है मानव होगा, लेकिन अधिकार क्या होता है। अधिकार की अगर हम बात करें, मानव अधिकार होता है कोई हक या सुविधा जिसका दावा किया जा सके। अर्थात ये क्या होती है, ये हमें प्राप्त सुविधाएं होती है या गारंटी भी आप इनको कह सकते हैं। ये सुविधाएं होती है जिनका हम दावा करते हैं। तो मानव अधिकार आप समझ गए, अधिकार होता है एक प्रकार का हक या सुविधा या गारंटी या वादा या वचन जो भी हमको प्राप्त होता है, जिनके हनन होने पर हम उनका दावा करते हैं। चलिए, तो इसके अंतर्गत ही आप जानते हैं मानव और जब अधिकार मिलाए जाते हैं तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो ये बनेगी वे न्यूनतम अधिकार जो आदर एवं आत्मसम्मान आत्मसम्मान से जीने के लिए आवश्यक हो। आत्मसम्मान से जीने के लिए आवश्यक हो, तो ये होते हैं आपके मानव अधिकार। चलिए, तो वे न्यूनतम अधिकार जो आदर व आत्मसम्मान से जीने के लिए आवश्यक होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें न्यूनतम अधिकार कहा जाता है। न्यूनतम क्यों कहा जाता है, न्यूनतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिनिमम लेवल पर दिए जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यानी कि कम से कम इतने अधिकार तो हमें मिले ही ताकि हम आदर और आत्मसम्मान से जी सके। अगर हम बात करें इनकी डेफिनेशन जो पूछी जाती है, एक और इनकी डेफिनेशन हम यहीं से बना सकते हैं, तो वे ये होगी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार।
ये हमेशा याद रखना, ये न्यूनतम स्तर पर होते हैं, यानी कि मिनिमम लेवल पर होते हैं। क्यों ये न्यूनतम कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमें जो प्राप्त मानव अधिकार है वे तब तक कार्य करते हैं जब तक हम किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करते। तो इसलिए इन्हें न्यूनतम कहा जाता है, यानी कि इसकी सीमाएं जो होती है वो प्रतिबंधित होती है। हम इतनी आज़ादी हमें नहीं मिली हुई है या इतने अधिकार नहीं मिले हुए हैं कि हम किसी दूसरे के अधिकार को छीन सके, इसीलिए इन्हें मिनिमम स्तर पर रखा जाता है। चलिए, तो ये तो था आपका मानव अधिकार से संबंधित परिभाषा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि मानव अधिकार ये आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले कहाँ दिए गए, क्या इनकी जरूरत महसूस हुई। तो चलिए अब उस बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें मानव अधिकार के इतिहास के बारे में, हम जाते हैं मध्यकालीन समय में। आप सभी जानते हैं मध्यकालीन समय या मध्यकालीन भारत में क्या होता था, राजा का शासन होता था। और राजा को क्या प्राप्त होते थे? दैवीय अधिकार। दैवीय अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जहां पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, यानी कि कोई भी कानून राजा पर लागू नहीं होता। तो मध्यकालीन समय में क्या हुआ, एक सिद्धांत प्रचलित था और यह सिद्धांत हो जाएगा राजा का दैवीय सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में क्या था, इस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा सभी कानूनों से ऊपर होता था, या इस प्रकार लिखिए, राजा पर कोई भी कानून लागू नहीं होता था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राजा का दैवीय सिद्धांत राजा की कौन सी शक्ति का स्रोत है। तो जब राजा पर किसी भी प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा तो ये सिद्धांत क्या था, ये सिद्धांत उसका स्रोत बनता है असीमित शक्तियों का, यानी कि राजा की असीमित शक्ति का स्रोत। राजा की असीमित शक्ति का ये स्रोत बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राजा का दैवीय सिद्धांत जो है राजा की कौन सी शक्ति का स्रोत है। तो असीमित शक्तियाँ वो राजा को प्रदान करता है। जब राजा पर कोई भी कानून लागू नहीं होता और राजा कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है तो किसी भी प्रकार का या मनमाने अपने इच्छा के अनुसार वो कानून थोप सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है इस सिद्धांत को राजा का दैवीय सिद्धांत। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्यों ये सिद्धांत मैंने आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है यूपीएसआई में। और वो क्वेश्चन क्या था, राजा का दैवीय सिद्धांत का भारत में पहला विरोध कब देखने को मिलता है। तो इसका जो था ये विरोध, इस सिद्धांत का विरोध एक अंग्रेजी अधिकारी थे, और इनका नाम था जॉन लॉक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत का विरोध किया था। ये विरोध ऐसा नहीं था कि ये झंडे लेकर राजाओं के सामने पहुंच गए, उनका विरोध करने लगे। ये विरोध किया गया था अपनी किताब के माध्यम से। इनकी किताब बड़ी फेमस है और काफी एग्जाम में वो पूछी भी गई है। तो याद रखना, इनकी जो बुक थी, इस बुक में इन्होंने सिद्धांत का विरोध किया और ये बुक का नाम आपका हो जाएगा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इनकी बुक का नाम था। और ये कब इन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी 1689 to 90, इस वर्ष में इन्होंने ये लिखी थी। तो यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिद्धांत से ये बनता है। तो ये विरोध जो किया था, इन्होंने अपनी बुक प्रकाशित की थी 1689-90 में, और वो थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट।
तो ये बुक भी पूछी गई है एग्जाम में। तो अब 1689 ईस्वी में अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर औरंगजेब का शासन यानी कि मुगल वंश यहाँ पर चल रहा था उनके। और आप जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। तो औरंगजेब जो था इस समय जो शासन कर रहा था वो बड़ा ही कट्टरपंथी विचार का था, तो उसके विरुद्ध ही ये बुक आई थी। चलिए, तो अब अगर हम बात करें ये 1689 ईस्वी में इन्हें क्या आवश्यकता महसूस हुई यहाँ पर बुक देने की या इसका विरोध करने की, इस सिद्धांत का विरोध करने की, क्योंकि पश्चिम देश इसका कारण बनता है। पश्चिम देश हमसे ज़्यादा उस समय विकसित चल रहे थे, हम तो इस समय अपने छोटे छोटे बाउंड्रीज में बटे हुए थे। लेकिन अगर हम पश्चिम देशों की बात करें, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने 1215 ईस्वी में ही अपने यहाँ पर अधिकार दे दिए थे। 1215 ईस्वी में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा लेकर आए थे वहाँ के राजा किंग जॉन, और तो किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने जमींदारों को अधिकार दिए। फिर वही अधिकारों अपने नागरिकों को स्थानांतरित किए गए। जो आपका 1689 वर्ष है, इसमें इसे कहा जाता है इंग्लिश बिल ऑफ राइट, उस समय वहाँ पर आया था। तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने जब देखा कि भारत में तो दैवीय सिद्धांत लागू है, यहाँ पर तो मानव अधिकारों का हमेशा आनंद होता रहता है, कोई अधिकार यहाँ के है नहीं, तो इन्होंने तब ये बुक अपनी प्रकाशित की थी। तो चलिए, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मानव अधिकार कहाँ दिए गए, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए, लिख लिया होगा आपने। तो अगर हम बात करें मानव अधिकार के बारे में, तो अगर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर ली जाए, तो वहाँ से भी आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए। और आपने अगर एग्जाम दिया होगा, आपको पता भी होगा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और जो हम गलती करते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें मानव अधिकारों का इतिहास, तो ये इतिहास कब से स्टार्ट होता है, तो ये सर्वप्रथम इसकी जो घटना थी वो देखने को मिलती है आपकी ब्रिटेन में। और कौन से वर्ष, 1215 ईस्वी में। तो क्या हुआ 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन में रह रहे जमींदार थे, सरकार उनकी जमीनों का हनन कर लेती थी या उनको अधिग्रहण कर लेती थी। किसी भी कार्य या कोई भी अधिकारी जमींदारों से जमीन को छीन लेता था, तो उसका विरोध किया गया आपका सरकार के विरुद्ध। तो वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन ने अपने जमींदारों को खुश करने के लिए या विरोध को शांत करने के लिए मैग्ना कार्टा या घोषणा जिसे हम कहते हैं की। तो ये घोषणा जो की गई मैग्ना कार्टा के रूप में की गई, यानी कि मैग्ना कार्टा ला का। और ये कब लाया गया, ये लाया गया था 1215 ईस्वी में। और इस समय किसने दिया था, ये दिया था किंग जॉन। अपने इस प्रकार लिखिए, किंग जॉन ने कुछ अधिकारों की घोषणा की। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो आया था वो 1215 ईस्वी में आता, किसने, किंग जॉन ने पास किया था। किसे अधिकार दिए गए थे, ये केवल जमींदारों से संबंधित था। जो मैग्ना कार्टा 1215 में आता वो जमींदारों को अधिकार देता था। जैसे ही जमींदारों को या समाज के एक वर्ग को अधिकार मिलता है, तो दूसरा वर्ग भी उसे पाने के लिए आंदोलन या किसी प्रकार से अपनी इच्छा जाहिर वो करता है। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, जो नागरिक थे वहाँ के, वे भी अधिकारों की मांग करने लगे कि हमें भी अधिकार चाहिए। और इसी क्रम में आगे चलकर जो अगला आपका कानून पारित हुआ या जो अधिकार दिए गए वे हो जाएंगे आपके बिल ऑफ राइट के नाम से। और ये बिल ऑफ राइट कब पास किया गया, बिल ऑफ राइट ये किया गया आपका 1689 में। कहाँ पर पास किया गया, तो ये भी स्थान जो आपका हो जाएगा ब्रिटेन द्वारा दिए गए। तो ब्रिटेन द्वारा जब ये दिए गए तो इसका याद रखना अन्य नाम, इस बिल को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं हम इंग्लिश बिल ऑफ राइट।
अब ब्रिटेन में नागरिकों को अधिकार मिल चुके थे। वे अधिकार बड़े स्तर पर नहीं थे, छोटे स्तर पर थे, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ मानवाधिकार थे इस बिल के माध्यम से। तो अब होता क्या है, आप जानते हैं ब्रिटिश का जो शासन था लगभग सभी के ऊपर एक समय ऐसा था ब्रिटेन का, इस समय जो चल रहा था, क्या कहा जाता है ब्रिटेन साम्राज्य के बारे में कि उनका सूर्यास्त कभी नहीं होता था। तो ब्रिटेन के इस समय ब्रिटेन ने भारत पर भी अपने कुछ क्षेत्रों में अधिकार कर लिया था यहाँ तक आने तक, और उसके पास यूएस से भी गुलाम था, अन्य सब देशों पर उसका इस समय राज्य चल रहा था। तो एक देश आता है, आप सभी जानते हैं, जो इस समय सुपर पावर बना हुआ है यूएसए। तो ये समय है यूएसए का, और यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में एक स्थान है, इस स्थान को हम जानते हैं वर्जीनिया। वर्जीनिया क्या था, वर्जीनिया में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे जाते थे, उनकी एक प्रॉपर कॉलोनी वहां पर बनी हुई थी, व्यापार करते थे, वो करते थे। तो कंपनी जैसे ही वहां पर ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, कंपनी उनके अधिकारों को हनन करती थी, तो वे कंपनी को याद दिलाते थे कि हम ब्रिटेन से है और हमारे पास अधिकार है। उसी क्रम में देखते हुए वर्जीनिया में भी अधिकारों की मांग होने लगी, और ये चलते हुए यहाँ पर की गई वर्जीनिया की घोषणा। वर्जीनिया में मानवाधिकारों की घोषणा। और ये कब की गई, सबसे पहला तो यही बात है। तो ये की गई थी आपकी 12 जुलाई और 1776 ईस्वी में, इधर लिख लीजिए 1776 ईस्वी में इस घोषणा की आपको की गई। और ये बात है आपकी 1776 ईस्वी में। जैसे ही वर्जीनिया के बाद क्या होता है, वर्जीनिया के बाद जैसे यूएसए है, यूएसए इस समय गुलाम था, तो यूएसए जब स्वतंत्र होता है तो यूएसए अपना स्वतंत्र विधेयक लेके आता है, यानी कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा। उसमें भी वो मानव अधिकारों को शामिल करता है। और आप जानते हैं 1776 में ही यूएसए क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, और 4 जुलाई को उसका स्वतंत्र विधेयक पास किया गया। चलिए अब आगे जानते हैं। तो अगला जो एक्ट है वो यूएसए से संबंधित ही है। तो इस प्रकार लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की उद्घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 4 जुलाई 1776 में। और इसमें क्या था, इसमें भी मानवाधिकारों का वर्णन किया गया। अब सभी जानते हैं 4 जुलाई को घोषणा हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की, और उसका जो विधेयक लाया जाता है उसमें भी मानवाधिकारों का वर्णन मिलता है। लेकिन हुआ क्या, 2 प्रकार से यहाँ पर मानवाधिकारों का वर्णन मिलता है यूएसए से संबंधित। लेकिन जैसे ही इसका अगला क्रम, जैसे ही यूएसए ने अपना संविधान बनाया, तो यूएसए का संविधान जैसे ही बनाया और संविधान लागू अब उसका यूएसए का 1789 में हो गया था। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर मौलिक ये आपके मानवाधिकार है वे नहीं दिए गए। तो इस प्रकार लिखिए, यूएसए के संविधान में इस प्रकार लिखिए लागू। अगर हम बात करें, ये लागू हो जाता है 1789 में। और इसमें क्या था, नोट डालकर लिखना, यूएसए ने अपने संविधान में मानवाधिकार नहीं दिए। यानी कि यूएसए ने दो बार मानवाधिकारों को जिक्र किया, लेकिन जैसे संविधान बनाने की बात हुई तो उसने मानवाधिकारों का लोप कर दिया। अब जनता क्या होती है, उसकी जनता यहाँ पर थोड़ी सी असंतुष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि अभी तो एक शासन चल रहा था जिसमें हमारे पास अधिकार नहीं थे, हमारा शोषण हुआ, अब सरकार भी ऐसी आ गई, हमारे लिए संविधान भी ऐसा बना दिया गया कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है, तो क्या पता सरकार आगे चल के फिर से हमारा शोषण करने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, मानवाधिकारों को देने की मांग बड़ी तेजी से उठी।
तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यूएसए के संविधान में क्या मानवाधिकार थे, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो मानवाधिकार देने के लिए अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन किए गए। ये 10 संशोधन क्रम नंबर 1 से लेकर क्रम नंबर 10 तक है, यानी कि संविधान के पहले 10 संशोधन ही मानव अधिकारों से संबंधित है। तो क्वेश्चन बनता है, संविधान में यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम जानते हैं बिल ऑफ राइट के नाम से। बिल ऑफ राइट पहले भी आता है, जिसे हम इंग्लिश बिल ऑफ राइट कहते हैं, और अब जो बिल ऑफ राइट ये आएगा, ये ही स्रोत बनेगा हमारे मौलिक अधिकारों का। चलिए देखिए, लिख लीजिए एक बार इसको। चलिए यूएसए संविधान के पहले 10 संशोधन और इनको नाम दिया जाता है बिल ऑफ राइट का। दिखना है, और ये भी आप याद रख लेना, आपको अधिकांशतः पता होगा। अगर ये इनकी बात है, ये कब किए गए, तो ये किए गए थे 1789 में, और ये लागू कब से हुए? ये लागू हुए 1791 में। 1791 से ये प्रभावी है, और 1789 में ये बने थे, और ये ही आपका है स्रोत। भारतीय संविधान का भाग 3 इसी बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। चलिए चलिए अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका नाम है रूजवेल्ट। इस घोषणा की, इसे देखिए, रूजवेल्ट स्पीच। ये कब की है? ये है आपकी 1941। इसके बाद में कुछ इसके बाद में भी एक है, इससे पहले हमें पढ़ना होगा फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस का जो बिल था वो किस नाम से आया, वो भी देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा यहाँ पर, इसे कहा जाता है बिल ऑफ मैन, और ये भी आ गया था 1789 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। मानवाधिकार दिए गए।
अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम रूजवेल्ट स्पीच। अब और इम्पोर्टेंट नहीं है पीछे, और ये हो जाएगा, ये कब की बात है, 1941। तो आप जानते हैं रूजवेल्ट कौन थे। सबसे पहले तो इनके भाषण की मुख्य विशेषता क्या है, क्यों हम यहाँ पर इनका जिक्र कर रहे हैं। तो जो रूजवेल्ट है ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 3 बार चुने गए। आप सभी जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार होते हैं वे केवल 2 बार ही पद पर जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 बार ही अपने जीवन काल में बन सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 3 बार चुने गए। उसके बाद में ही ये प्रावधान किया गया कि 2 बार बनेंगे। तो इनकी स्पीच की विशेषता क्या थी, 1941 में ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इन्होंने सबसे पहले बात की थी 4 स्वतंत्रताओं की। इन्होंने ही बताया था कि व्यक्ति को 4 स्वतंत्रताएं कम से कम उसके जीवन में होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो वो निडर होना चाहिए, यानी कि डर से आज़ादी उसको होनी चाहिए। दूसरी उसने बताया किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इच्छा की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये उसने 4 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है, मानव अधिकार से संबंधित 4 स्वतंत्रताएं। तो यहाँ पर क्या किया गया, 4 फ्रीडम की यहाँ पर बात की गई। एक तो डर से, डर से आजादी, किसी भी धर्म को मनाने की आजादी, मनाने की या किसी भी धर्म की उपासना लिखिए से, किसी भी धर्म की उपासना की आजादी, अभिव्यक्ति या इच्छा की आजादी, और अगला इन्होंने बताया था बोलने का अधिकार। तो ये उन्होंने आधार बताई थी कि ये 4 आधार मानव के पास होने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, मानव अधिकार न्यूनतम स्तर पर दिए जाता है, तो न्यूनतम स्तर में उन्होंने बताया कि ये तो उनके पास होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार रूजवेल्ट स्पीच जो 1941 में आई थी वो आधार बनी वैश्विक मानव अधिकार का। वैश्विक स्तर पर जो मानव अधिकार दिए गए वे यहीं से ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं 1941 के बाद एक डेट आती है 12 जून 1945, जो यूएन का गठन किया गया, किसके द्वारा, यूएन का चार्टर लाया गया था। यूएन के चार्टर में क्या किया गया, मानव अधिकार को शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, क्योंकि यूएस से जो उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि है या उसकी फाउंडेशन में इसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण था यूएसए का। तो उसके जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपनी स्पीच में इन 4 स्वतंत्रताओं का जिक्र किया और इसी से प्रेरित होकर यूएन का चार्टर एक्ट जो लाया गया था उसी की प्रस्तावना में मानव अधिकारों का वर्णन किया गया। तो अब जो हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम मानव अधिकारों का यूएन में विकास, यानी कि यूएन जो बना उसने कैसे मानव अधिकार दिए और किस प्रकार से वे लागू किए। तो अब यहाँ से हम यूएन के बारे में चलेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर यूएन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए। अब जानते हैं वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार कैसे फैला या किस प्रकार सभी ने संयुक्त रूप से मानव अधिकार को अपनाया। क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे जीने का अधिकार अगर भारत में है तो पृथ्वी के किसी भी कोने पर जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार के कुछ मानव अधिकार है जो संयुक्त रूप से लागू किए गए या वैश्विक स्तर पर फैले, और उसमें यूएन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब समझते हैं यूएन में मानव अधिकारों का विकास।
तो सबसे पहले क्या हुआ, यूएन का क्या आता है, यूएन का चार्टर एक्ट। छब्बीस जून 1945 को ये लाया गया। तो ये इस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चार्टर एक्ट की जो क्या थी प्रस्तावना, इस चार्टर एक्ट की प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में मानव अधिकारों का वर्णन किया गया। और क्योंकि प्रस्तावना का हिस्सा थे मानव अधिकार देने के लिए यूएन ने क्या किया, ये मानव अधिकार देने के लिए इसके आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी कह लीजिए या समिति कह लीजिए, एक समिति का गठन किया गया। और इसकी अध्यक्ष कौन थे, इलियोना रूजवेल्ट। ये इलियोना रूजवेल्ट कौन थी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे उनकी ही पत्नी थी इलियोना रूजवेल्ट। तो इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें एक सदस्य एक भारतीय सदस्य भी शामिल था। इसमें एक भारतीय सदस्य हंसा मेहता। मेहता डी थी, यानी कि जितने भी इसके सदस्य थे उनके सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय भी थी, और उस भारतीय का नाम था हंसा मेहता। हंसा मेहता हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक्ट में चेंज करवाएगी, वो हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि भारतीय जो यूएन की मानवाधिकार समिति थी उसमें भारत की तरफ से या भारतीय किस महिला का चयन किया गया था, वो थी आपकी हंसा मेहता। तो अब जो था इस समिति का कार्य क्या था, इस समिति को कार्य दिया गया कि आप मानव अधिकारों का एक सार्वभौमिक दस्तावेज तैयार कीजिए, यानी कि जो सभी स्थानों पर या मानव को प्राप्त होने चाहिए, तो आपको इस प्रकार का दस्तावेज तैयार करना है। इस कमेटी को का कार्य था। तो इसने अपना कार्य बखूबी किया और इसने एक दस्तावेज तैयार किया, और ये दस्तावेज पर चर्चा हुई यूएन में, लेकिन इस दस्तावेज को जो पास किया गया 10 दिसंबर 1948 को ये पास किया गया। चलिए अब आगे जानते हैं। तो इस कमेटी का कार्य क्या था, मानवाधिकार से संबंधित दस्तावेज तैयार करना। और ये दस्तावेज कब पास किया गया, ये पास किया गया यूएन द्वारा 10 दिसंबर 1948। और इसी दस्तावेज का नया नाम क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो आपने पढ़ा होगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की जाती है। किसने ये तैयार की था ये दस्तावेज, तो वो किया था आपका मानव अधिकार समिति के द्वारा। कब ये पास किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। कौन से स्थान पर ये पास हुआ था, पेरिस फ्रांस में। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके स्थान की, तो ये पास किया गया था पेरिस फ्रांस में। वहीं आपको ये यहाँ से जो क्वेश्चन एक बनता है, ये जो डेट है इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस। तो वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार देने वाला दस्तावेज का नाम है सार्वभौमिक घोषणा पत्र।
और इसी का एक नाम और भी है, इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। चलिए, तो ये था मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। आप जानते हैं मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन में 1215 में दिया गया था, वही अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा जो आया वो आया 10 दिसंबर 1948 को। तो इसने क्या किया, इसने एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया, मैग्ना कार्टा तैयार किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो अगर हम बात करें इसमें अनुच्छेद की तो 30 अनुच्छेद थे इसमें। चलिए भाई, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय जो मैग्ना कार्टा था ये आपका 10 दिसंबर 1948 को आया, और इसमें पूछा जाता है, जैसे मैं अनुच्छेद बता रहा था, इसके अनुच्छेद, इसमें कितने अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद है 30। तो 30 अनुच्छेद है, सारे के सारे हमें नहीं पढ़ना, कुछ इंपोर्टेंट हम जान लेंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए थे और जेल वार्डन में भी ये पूछा गया था, यानी कि जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं वे 7-8 अनुच्छेद है, वे हम यहाँ पर जानेंगे। तो अगर हम बात करें मैग्ना कार्टा में 30 अनुच्छेद थे, तो इन अनुच्छेदों को पहले इधर देख लेते हैं, आ जाएगा। अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल 1 क्या होता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है सभी मानव समान व स्वतंत्र पैदा हुए हैं। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, स्वतंत्र मतलब है कि वे किसी भी प्रकार की गुलामी से आज़ाद है, किसी का उनके ऊपर अधिकार नहीं है, वे इस समय स्वतंत्र है। यानी कि पैदा होता है इस समय मानव क्या होता है, स्वतंत्र होता है और समान होता है। ऐसा ही है अमीर का बच्चा, ऐसा ही है गरीब का बच्चा। तो पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया, पहले अनुच्छेद में कहा गया सभी मानव स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। एक मिनट, इसे यहाँ पर लिखिए, पैदा हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मानव, ये हंसा मेहता जो थी, ये हंसा मेहता का रोल अब आ जाता है। ये जो यहाँ पर मानव है, पहले यहाँ पर कौन सा शब्द था, पहले यहाँ पर था सभी पुरुष, शब्द सभी पुरुष थे, यानी कि ऑल मैन इनको कहा जा यहाँ पर था। और ये जो ऑल मैन शब्द से चेंज किया गया मानव में, ये चेंज किया गया मानव, सभी मानव, सभी मानव में। और ये किसके कहने पर किया गया था, तो ये चेंज करने की जो सिफारिश थी ये की थी हंसा मेहता द्वारा। तो हंसा मेहता के अनुरोध पर जो पुरुष शब्द था उसको बदलकर यहाँ पर चेंज किया गया मानव में, यानी कि महिलाओं को भी शामिल किया गया। तो पहले जो यहाँ पर शब्द आ गया था वो ऑल मैन आ गया था, यानी कि पुरुष से संबंधित था। अब ये सभी से संबंधित है। चलिए, तो ये था आर्टिकल 1 आपका। आर्टिकल 2 क्या करता है, भेदभाव से स्वतंत्रता दिलाता है आपका, है क्या जानना। चलिए, आर्टिकल 2 यहाँ देख लेते हैं। आर्टिकल 2 आपका कहता है, आर्टिकल 2 हो जाएगा भेदभाव से स्वतंत्रता। भेदभाव से स्वतंत्रता का मतलब क्या है, किसी के भी साथ, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 15 है वो आर्टिकल 2 के लगभग मिलता है। भारतीय अनुच्छेद में क्या किया गया है, उसमें भेदभाव का विरोध किया गया आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर, लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया आर्थिक सामाजिक आधार पर। ये 2 शब्द इसमें अलग जोड़े गए। आर्थिक आधार पर यानी कि अमीरी गरीबी, सामाजिक आधार पर उच्च वर्ग निम्न वर्ग के, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 2 UN
सार्वभौमिक घोषणा पत्र का आर्टिकल 2 यहाँ पर ये कहता है। आर्टिकल की अगर बात करें, अगला आर्टिकल 3 पढ़ लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है जीने की स्वतंत्रता, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, यानी कि 3 सुरक्षाओं की बात करता है आपका आर्टिकल 3। यानी कि एक तो जीवन का अधिकार है, सभी मानव को जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा, उसको स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, किसी का भी गुलाम नहीं है। और इसी में एक शब्द हो रहा है सुरक्षा, यानी कि उसके जीवन की सुरक्षा का दायित्व भी बताया गया है सरकार का होगा, यानी कि प्रत्येक मानव के जीवन की रक्षा करना सरकारों का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 3 यहाँ पर कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है दासता से स्वतंत्रता, दासता है स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी दास नहीं रखेगा, कोई भी मानव किसी दूसरे मानव को दास नहीं बनाएगा। तो ये दासता से आज़ादी दी जाती है। दासता का मतलब एक होती है हम नौकरी करते हैं, नौकरी करना दासता में नहीं आता। नौकरी करना वो हमें पे कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। दासता का अर्थ होता है जहाँ पर पैसा भी ना दिया जाए और हम उसको गुलाम बना ले। बस तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे इतना लोन लिया था, अब तू कार्य करेगा, तेरा बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा। तो इस प्रकार ये दासता चल जाती है, जिसे भारत में कहा जाता है बंधुआ मजदूरी, इसको भारत में जाना जाता है। तो यहाँ पर दासता से आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 5 की अगर बात करें, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है यातना से स्वतंत्रता, यातना से स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 5 में दी गई है। यातना से स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? यातना की स्वतंत्रता होती है किसी को भी मानसिक पीड़ा पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा, कोई चल रहा है हमने उसको पीट दिया, छीना झपटी कर दी, पैसा छीन लिया, उसकी मान प्रतिष्ठा पर सम्मान कर दिया, तो यातना के अनेक प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार यातनाओं का अंत किया गया है आर्टिकल 5 के द्वारा, 405 के द्वारा। चलिए ये तो चलिए आर्टिकल 5 होगी यातना से स्वतंत्रता। और इससे आगे हम पढ़ते हैं अब आर्टिकल 10। अगर हम आर्टिकल 10 की बात करें, आर्टिकल 10 क्या कहता है? फेयर ट्रायल की बात करता है, यानी कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। इसके बाद में आप एक आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 18, ये भी भारतीय संविधान से संबंधित है। और आर्टिकल 18 में क्या बात की गई है? ये की गई है आपकी धर्म को मनाने की स्वतंत्रता। और वहीं आर्टिकल 19 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 19 इसमें की गई है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। और एक आर्टिकल और पूछा गया था शायद शिक्षा से, यहाँ आर्टिकल 26, शिक्षा का अधिकार। चलिए, तो ये आर्टिकल थे जो हमें इसमें पढ़ने थे, दिख रहा है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बात करता है? आर्टिकल बात करता है सभी मानव स्वतंत्र समान पैदा हुए हैं। दूसरे में आर्टिकल 2 में भेदभाव का निषेध किया गया है। तीसरे में जीवन की सुरक्षा की, और आपकी जीवन सुरक्षा हो गया, आ गया जीवन की सुरक्षा की और स्वतंत्रता की बात की गई आर्टिकल 3 में। 4 में की गई है आपकी दासता का अंत, 5 में किया गया है यातना का अंत, और 10 है फेयर ट्रायल की बात करेगा आपका, 18 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा, 19 आपकी अभिव्यक्ति यानी कि इच्छा की बात करेगा, और आर्टिकल 26 आपकी शिक्षा के अधिकार की बात करेगा। तो ये अनुच्छेद थे आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा से संबंधित। अब जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे ये जो मैग्ना कार्टा है इसको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। इसकी पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियों में इसको बांटा गया है। 3 पीढ़ियाँ का मतलब जो वर्तमान में इनकी पीढ़ी है, जैसे एक राजनीतिक से संबंधित, कुछ आर्थिक, और तीसरा एकजुटता से। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये चौथी पीढ़ी की तरफ भी हम इन अधिकारों को लेकर चल पड़े हैं। और चौथी पीढ़ी के अधिकार क्या हो सकते हैं? चौथी पीढ़ी के अधिकार आपके हो सकते हैं जो आपका
डिजिटली क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। जैसे कि केरल हाई कोर्ट का आया था कि जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत या जीवन के अधिकार के अंतर्गत इंटरनेट को भी शामिल करना चाहिए, या इंटरनेट की पहुंच का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया शायद केरल हाई कोर्ट ने। तो इस प्रकार अगला जो पीढ़ी बनेगी, इन 3 पीढ़ी के अलावा चौथी पीढ़ी जो बनेगी वो डिजिटल अधिकारों से संबंधित होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम इन अधिकारों का विभाजन, यानी कि कितनी पीढ़ियों में ये बांटे गए हैं। ये बांटे गए हैं आपके 3 पीढ़ियों में। और सबसे पहले इन्हें किसने बांटा था? ये बांटा था आपका कॉरेल वशाक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया था कि इन अधिकारों की 3 पीढ़ियां हैं। चलिए तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये खत्म करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कल अलग ही टॉपिक चलाएंगे। चलिए थोड़ा चलिए भाई। मानवाधिकारों का विभाजन, तो ये विभाजन कब किया गया था या इस विभाजन को किसने दिया? ये सिद्धांत हो जाएगा। ये सिद्धांत किसका है? सबसे पहले तो इनका मानव अधिकारों का विभाजन जो किया जाता है वो 3 पीढ़ियों में किया जाता है। और ये 3 पीढ़ियों में बांटने का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत आपका दिया था एक व्यक्ति है, कॉरेल वशाक। और कब दिया था? ये दिया था 1979 में। चलिए इन्होंने 3 पीढ़ियों में इन्हें बांटा था। तो इसके द्वारा अगर हम बात करें पहली पीढ़ी के फर्स्ट, पीढ़ी के, तो जो पहली पीढ़ी है, ये पीढ़ी के मानव अधिकार की अगर हम बात करें फर्स्ट पीढ़ी में आपके हो जाएगा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार शामिल किए गए। नागरिक अधिकार, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार दिए गए। यह क्या बात करता है? ये इनकी अगर पूछेगा इनकी प्रगति कैसी है, तो ये नेगेटिव, इनकी प्रगति नकारात्मक है, यानी कि सरकार के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। ये सरकार के विरुद्ध इनका अन्य नाम, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नीला अधिकार भी कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मत देने का अधिकार है, वोट का राइट टू वोट, जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो अगर हम बात करें सार्वभौमिक घोषणा पत्र के आर्टिकल 3 से लेकर 21 तक ये है।
यानी कि आपका जो यूएन का चार्टर आया था, या जो चार्टर एक्ट के द्वारा जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाई गई, उसके अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक के अधिकारों को हम कहते हैं नीला अधिकार। अधिकार यानी कि पहली पीढ़ी के मानव अधिकार, और इसमें शामिल किए गए हैं राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार जो सरकारों के विरुद्ध हमें प्रदान होते हैं। इनकी प्रगति पूछी जाती है, नकारात्मक प्रगति के होते हैं, यानी कि सरकार के विरुद्ध हमें प्रदान किए गए हैं। तो दूसरे पीढ़ी के जो मानव अधिकार है वे आपके कहलाते हैं लाल अधिकार। चलिए, तो दूसरी पीढ़ी के जो अधिकार हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, इनका अन्य नाम क्या है? लाल अधिकार। प्रकृति की अगर हम बात करें, सकारात्मक। दूसरा ये आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और सार्वभौमिक घोषणा पत्र के आर्टिकल 22 से 28 तक इनको रखा गया है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये एक तो आपका बेरोजगारी लाभ हो जाएगा, आर्थिक बेरोजगारी लाभ, आपको जो आर्थिक लाभ यानी कि सब्सिडी वगैरह दी जाती है वो भी इसके द्वारा दी जाती है। अगर हम बात करें, ये हो जाएंगे आपके आवास भोजन, आवास हो गया, भोजन हो गया आदि, यानी कि जितने भी आपकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के आधार पर एक्ट बनाए गए हैं वे सब दूसरी पीढ़ी के एक्ट है, जिन्हें हम लाल अधिकारों के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें, तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकार, थर्ड पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी के जो मानव अधिकार है इनको नाम क्या दिया जाता है? अन्य नाम हो जाएगा एकजुटता वाले अधिकार। ये हो जाएंगे एकजुटता वाले अधिकार, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व से ये जुड़े होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व से जुड़े अधिकार। दूसरा, ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र में नहीं दिए गए, ये सम्मेलन या अन्य दस्तावेज द्वारा प्रदान किए गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप जानते हैं रियो सम्मेलन हुआ था। कब? रियो सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था, और इसमें हो जाएगा पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है। ये हो जाएगा पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित। एक इससे पहले का था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जिसमें आर्थिक एवं विकास की बात की गई थी, पृथ्वी के बचाव की बात की गई थी, तो वो भी इसी में शामिल होता है। और ये आपके सामूहिक एकजुटता वाले अधिकार है। इसके अगर हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वन संरक्षण की बात करते हैं हम, वन संरक्षण हो जाएगा, जल संरक्षण हो जाएगा, पृथ्वी संरक्षण हो जाएगा आदि सामूहिक उत्तरदायित्व वाले अधिकार। चलिए भाई, थोड़ी राइटिंग आज खराब है क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना था और तेजी से आपका सिलेबस लेकर जाना था, इसलिए थोड़ा राइटिंग आज बिगड़ी हुई है, तो इसको देख लेना।
तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर इतिहास के बारे में हमने संपूर्ण लगभग सारी जानकारी ले ली। कोरेल वसाक थे जिन्होंने ये बांटे थे। अब अगर हम बात करें कल की क्लास में, हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और इससे आगे की चर्चा आपके दिमाग में एक डाउट बैठ गया होगा, जैसे हमने साहब को यूएन तो बना दिया और यूएन ने एक्ट भी दे दिया, इनका विभाजन भी कर दिया, हमें बन भी गए, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर प्रभावी कैसे हुए? देखिए, जो यूएन की कार्य प्रणाली होती है मानव अधिकारों से संबंधित, उसने क्या किया, 3 स्तर पर ये अधिकारों को लागू किया। 3 स्तर पर लागू कैसे होगा? एक तो सभी देशों को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाया, उनको ये एक्ट दिखाए और बताया कि मानव को इतने कानून देने चाहिए। तो वे जब राजी हो गए तो उन्होंने एक संधि कराई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि की जाती है, तो संधि की यूएन ने और इसमें देशों को शामिल किया। अब उन संधियों पर नजर रखने के लिए संस्थाएं बनाई गई। तीसरा, समय समय पर वे अधिकार जो छूट गए हैं या जो उनसे डिमांड में है, जैसे मानव को बचाने के लिए पृथ्वी संरक्षण करना, मानव जीवन को खतरा है किससे, जल से, तो जल संरक्षण करना, जल को बचाना, अन्य भूमि संरक्षण के द्वारा, अन्य जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित भी है, आर्द्र भूमि संरक्षण से भी संबंधित है। यानी कि तीसरे स्तर पर हम सम्मेलन करते हैं समय समय पर, और वे सम्मेलन हम उन सम्मेलन के नाम से ही घोषणाएं लागू कर देते हैं जो कहलाती है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। तो 3 स्तर पर ये लागू किए गए, 3 स्तर पर लागू किए जाएगा। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई, आपको याद रखना, केवल 9 अंतर्राष्ट्रीय संधि वर्तमान में लागू है, यानी कि 9 अंतर्राष्ट्रीय संधि ही अब तक की गई है। तो उन 9 की 9 संधियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब किन्हीं देशों के बीच संधि होती है तो कौन सा देश इस संधि का उल्लंघन कर रहा है या कौन इनका नियम का पालन कर रहा है, तो इस पर निगरानी करने के लिए प्रत्येक संधि की एक समिति होती है। तो उस समिति का कार्य होता है उस संधि से संबंधित शर्तों को की देखरेख करना, और ये भी हम पढ़ेंगे इसमें संधियों के अंतर्गत ही। दूसरे स्तर पर आती है संस्थाएं। ये जो 9 कोर समितियां बनाई जाती है, संधि की जो समिति होती है, इन समितियों को रेगुलेट करने के लिए ये अपनी रिपोर्ट किसे देंगे, तो कुछ संस्थाओं का गठन किया गया है। वहीं अगला स्टेप आप जानते हैं सम्मेलन के द्वारा, तो उसकी भी पढ़ेंगे। तो ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे, कल की क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन हम ये टॉपिक कल एंड करेंगे संधियों से संबंधित। चलिए, तो ठीक है, फिर आपसे यही अनुरोध है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और कल की क्लास देखना फिर ना भूलना। चलिए, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।